हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आज हम सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी आपके इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एक बार आप इस क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर करके आ जाइए। तब तक मैं आपके लिए रुकती हूँ। ठीक है, जल्दी से आप एक बार लिंक को कॉपी करके इसको सभी फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास को समय से अटेंड कर पाए। फिर आधे से ज़्यादा लोग बीच में आते हैं तो उनकी आधी क्लास तो पहले ही मिस हो जाती है, फिर आगे की चीज़ें उनको समझ नहीं आती। तो कोशिश किया कीजिए कि आप टाइम से क्लास में आए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर एक क्लास की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि किस समय कौन सी क्लास आपकी आने वाली है और टाइम टेबल क्या है आपकी क्लासेस का। तो पूरा कुछ तो मैंने आपको पहले से ही सेट करके बताया हुआ है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। और इंग्लिश की क्लासेस आपकी सही चल रही है? उनमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? ठीक है, अगर कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्लास को खत्म होने के बाद, ठीक है, क्लास को खत्म होने के बाद एक कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रहती है तो उसका बहुत जल्दी से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हमने बात की सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब इनको एक एक करके सभी को हल करेंगे और देखेंगे कि आप कितना इससे सीख पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में आप कितना सीख पाएंगे, यही सबसे बड़ी बात है। कोशिश करते हैं कि सब कुछ आपकी समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु दाब का मापन किस में किया जाता है? यानी अगर हमें वायु का दाब मापना हो, वायु का प्रेशर, एयर प्रेशर आपको अगर मापना है, उसको मेजर करना है तो किस में करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे? दोस्तों, एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम होता है मिलीबार। ठीक है, मिलीबार में किया जाता है वायु दाब का मापन। याद रख पाएंगे, वायु दाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायु दाब की कितनी पेटियां पाई जाती है? पृथ्वी पर जो वायु दाब होता है, प्रेशर होता है, उसकी कितनी पेटियां पाई जाती है? दोस्तों, 4 पेटियां पाई जाती है। ठीक है, वायु दाब की पृथ्वी पर 4 पेटियां पाई जाती है। कौन कौन सी, अगर यही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी है, चलिए बता दीजिए। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। आप इसको विषुवतीय भी कह सकते हैं या फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, ये भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरी होती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरी होती है अध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और चौथा होता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये चारों आपको याद रखनी है। वायु दाब की पेटियों के नाम है विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, दूसरा उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरा अध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया ना? चलिए अब हम आगे बात करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूछा गया है, वायु दाब की आर्द्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, अगर हमें वायुमंडल की आर्द्रता को मापना है तो आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा ही मापा जाएगा। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा ही मापा जाएगा। वहीं अगर बात करें कि आर्द्रता मापी यंत्र जो हमने अभी देखा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर को ही आर्द्रता मापी यंत्र हम कह सकते हैं। और हिंदी में तो आपको पता ही चल गया, वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है आर्द्रता मापी यंत्र यानी हाइग्रोमीटर। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब या वायु भार किसे कहते हैं? तो चलिए जान लेते हैं वायु दाब किसको बोलते हैं। दोस्तों, धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों में पड़ने वाले भार को वायु दाब या वायु भार कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल पर या धरातल पर जितनी भी परतें होती है, उन सभी परतों पर जो दाब पड़ता है, भार पड़ता है, उस भार को ही वायु दाब या वायु भार हम कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया है पवन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पवन किसे कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को, ठीक है, गतिशील वायु को हम क्या कह देते हैं, हम पवन कह देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो टर्म है किसके लिए यूज की जाती है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशाओं में विक्षेप यानी मुड़ जाती है, परिवर्तन हो जाती है, और इस परिवर्तनकारी बल को क्या कह देते हैं हम, विक्षेप बल अथवा कोरिलोसिस या कोरियोलोसिस बल कह देते हैं, ठीक है। यानी जो आप कह सकते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और उसके द्वारा हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, हवा की दिशाएं मुड़ जाती है अपने पथ से, तो इस परिवर्तनकारी बल को ही हम विक्षेप बल या फिर कोरियोलिस बल कहते हैं। चीजें समझ आ गई आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पवन के प्रकार बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पवन के प्रकार आपको बताने के लिए कहा गया है। तो 3 प्रकार की पवनें होती है। पहली स्थायी पवनें, ठीक है, इनको हम प्रचलित भूमंडलीय पवनें भी कह सकते हैं, या फिर आप स्थायी पवन के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। दूसरी है सामयिक पवनें, या फिर मौसमी पवनें भी इनको हम बोल सकते हैं, या फिर अस्थायी पवनें भी बोल सकते हैं। और तीसरी कौन सी होती है, स्थानीय पवनें। तो 3 नाम याद आपको रखने हैं। अगर आप इनको नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना रखना है, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनें, ठीक है। अब तो रख पाएंगे, सिंपल हो गया ना, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनें। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप कहा जाता है प्रचंड पचासा तथा चीखता साटा किसे कहते हैं। देखते हैं, जो प्रचंड पचासा और चीखता साटा है ये हम किसको बोलते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उसमें उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होता है उसके कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा, ठीक है, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या होता है, चीखता साटा कहा जाता है। यानी जब पछुआ पवनों की गति तेज होती है और उनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो होता है उस पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रचंड पचासा, और जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही होता है उसको बोलेंगे हम चीखता साटा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, आपको इसी तरीके से इनको समझना होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं। तो व्यापार सन्मार्गी पवनों को ही अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो व्यापारिक सन्मार्गी पवनें होती है, ठीक है। इंग्लिश में हम व्यापार को क्या कहते हैं, ट्रेड होते हैं, और पवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विंड्स बोलते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, आपको समझ आएगा कि ट्रेड की बात हुई है तो यानी व्यापार की बात करते हुए इन्होंने तो व्यापारिक सन्मार्गी पवनों को ही इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसूनी पवनें क्या होती है। जो हमने पवन के प्रकार जाने, उनमें यहाँ पर मानसूनी पवनों की अगर बात की जाए, मौसमी पवनों की बात की जाए, तो वे कौन सी होती है। दोस्तों, मानसूनी पवनें वे पवनें होती है जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार जो है पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है। मौसम के अनुसार उन पवनों में क्या होता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है, उन्हें ही मानसूनी पवनें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई। अच्छा, तो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसकी शुरुआत दोस्तों 1960 से हुई, ठीक है। 1960 से कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो गई थी, 1960 ईस्वी से, ठीक है। क्लियर हो जाता है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय की कृषि का योगदान कितना है। जो भारतीय राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम है, तो उसमें जो कृषि का योगदान है वो कितना है आपको बताना है। तो कृषि का योगदान दोस्तों 35% है। कृषि का योगदान वर्तमान में 35% है हमारी भारतीय राष्ट्रीय आय में।
अगला क्वेश्चन है प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। खाद्यान्न फसलें पूछा गया है तो कौन सी होती है खाद्यान्न फसलें, जैसे चावल हो गया, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दालें। ठीक है, ये सभी कौन सी फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें होती है। चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज में जो भी कुछ आता है और दालें। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है। तो कुछ फसलों तक सीमित होना, यानी जो हरित क्रांति थी उनमें सिर्फ कुछ फसलों को ही निर्धारित किया गया था कि इन फसलों की बुआई होगी और बाकी चीजें उसी तरीके से पिछड़ी हुई रह गई, लेकिन जिस पर उन्होंने फोकस किया उस फसल में क्रांति आई और खूब सारा उत्पादन उसमें देखने को मिला। तो इसका मुख्य दोष यही था कि लिमिटेड फसलों के लिए थी। ठीक है, कुछ लिमिटेड ही फसलों के लिए ये क्रांति थी, यही इसका रीजन है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कुछ फसलों तक सीमित होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुद्रा का क्या अर्थ है। मुद्रा से आप क्या समझते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मुद्रा दोस्तों वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं मुद्रा में जो किसी भी सामान एवं स्थान पर बिना संदेह, बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। ठीक है, क्या होती है मुद्राएं? मुद्राएं वही तो होती है मुद्रा कि जब आप किसी से कोई सामान अगर खरीदना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं किसी से, तो अगर आप उसको वे मुद्रा देते हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज़ उसको देते हैं और वो बिना संदेह के, बिना उस पर शक किए कि इसका कितनी वैल्यू उसकी होगी, वो उसको ले लेता है और आप जो चीज़ उससे चाहते हैं खरीदना वो आपको दे देता है। इस रूप में जो भी प्रचलित होता है उसको हम मुद्रा कह देते हैं। ठीक है, विनिमय का साधन होता है मुद्रा। आगे चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा है, बहुत ही आसान सा, कि चेक क्या है। चेक क्या होता है दोस्तों? चेक एक शर्त रहित लिखा आज्ञा पत्र होता है। क्या होता है? शर्त रहित, यानी उसमें शर्त होती है कि इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। लिखित आज्ञा पत्र होता है ये। ठीक है, लिखित आज्ञा पत्र होता है चेक। अगला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों चेक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर है धारक चेक, ठीक है, यानी जिसका वो चेक है। दूसरा होता है आदेशानुसार चेक और तीसरा होता है रेखांकित चेक। तो 3 प्रकार के चेक होते हैं। कौन कौन से, एक बार और देख लीजिए आप ताकि आपको याद रख पाए। धारक चेक, आदेशानुसार चेक, रेखांकित चेक। ठीक है, तीनों प्रकार के आपने जान लिए हैं। अब हम बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट क्या है। आपकी आज ज़्यादातर क्या है, आपके बैंक से रिलेटेड ही या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें आपको मिल रही है आज के पेपर में। आगे बात करेंगे तो आगे गुलाम वंश, इन सभी से संबंधित भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे। तो देखते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या है दोस्तों। बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी हम इसको बोलते हैं, एक आज्ञा पत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखाओं को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा, संस्था को मांगने पर भुगतान करती, उसे कहते हैं हम बैंक ड्राफ्ट। यानी बैंक जो है उसमें यही आदेश लिखता है अपनी अन्य शाखाओं को कि भाई अगर इसमें जो यह व्यक्ति आपसे भुगतान करने के लिए आता है, भुगतान मांगने के लिए आता है, जो व्यक्ति का जिसमें हमने इसमें नाम लिख करके दिया है, तो अगर यही व्यक्ति आपके पास धनराशि लेने के लिए आता है तो उसे जो है धनराशि दे दी जाए। ठीक है, तो यही होता है बैंक ड्राफ्ट का कार्य। अगला क्वेश्चन है प्रतिज्ञा पत्र क्या है। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। ठीक है, क्या है? साख पत्र है। और प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा पत्र होता है। ठीक है, शर्त रहित प्रतिज्ञा पत्र होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, हुंडी क्या है? जानना जरूरी है कि हुंडी क्या है। कुछ अलग आपको टर्म देखने को मिली यहाँ पर। तो भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र जो होता है, जिसके बारे में हमने भी बात की, उसी को क्या कह देते हैं? हुंडी कह देते हैं। ठीक है, भारतीय भाषा में हुंडी कह देते हैं, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेश अनुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई लोन लेता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि कोई ब्याज पर पैसे लेता है, तो उनके बीच में एक जो है एक
नोट तैयार किया जाता है कि मैं इतने पैसे इस नाम के व्यक्ति को दे रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति फिर उस पर लिखता है कि मैं इसकी शपथ लेता हूँ कि मैं इतने समय में आपकी इस धनराशि को सूद समेत वापस कर दूंगा, ठीक है, या जो उसका इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के सहित आपको वापस कर दूंगा। दोनों के बीच में इस तरीके की जो है एक कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी होता है। आप जान गए, ठीक है, और उसको लीगल भी माना जाता है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, इसके बारे में हमने कल की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा था। तो कैकूबाद, बाद लगा है तो इसके बाद और कोई शासक नहीं हुआ, यही सबसे बाद वाला शासक था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूबाद। अगला क्वेश्चन है 2015 में ही पूछा गया है। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए, ठीक है, तो कौन से कार्य किए थे बलबन ने, उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था, जो पश्चिमी सीमाएं थी उसको सुरक्षित रखने के लिए मंगोल के आक्रमण से, ठीक है, तो यही कार्य किया था बलबन ने। अपने जो उसका बेटा था, उसके बेटे का नाम था मोहम्मद खान, उसको वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया कि अब इसकी जिम्मेदारी, इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था, ठीक है, तो क्या लक्ष्य था जो दिल्ली के अधिकांश सुल्तान थे उन्होंने खलीफा पद को संभावित रखा। उनका लक्ष्य यह था कि सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, ठीक है, सुल्तान क्या रखते थे, खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे, इसीलिए उनको नाम दिया जाता था खलीफा, यानी खुदा का प्रतीक। खलीफा का अर्थ क्या होता है, खुदा का प्रतीक होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि किसको दी गई, तो अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, तूतीय हिंद की उपाधि दी गई, यानी भारत का तोता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाते थे, ठीक है, इसीलिए उनको यह उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के समय सरसुबादार किसे कहा जाता था, ठीक है, सरसुबादार किसे कहा जाता था शिवाजी के समय। दोस्तों शिवाजी के समय सरसुबादार किसी क्षेत्र के विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि को कहा जाता था, ठीक है, कोई भी अगर विशेष क्षेत्र होता था उसके सेनापति को या प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, सरसुबादार कहा जाता था शिवाजी के समय काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। 86वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 जो आपके संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया 21A शिक्षा का अधिकार, इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और आगे भी आपका आने वाला है, 100% आप मान करके चलिए, आपका ये पेपर में आपको देखने का मिलेगा। और 86वें संशोधन किस तहत हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 86वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची किसे कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए, ठीक है, दोनों ही किसी भी विषय में कानून बनाए केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर के, उसे ही हम क्या कहेंगे, समवर्ती सूची कहेंगे, यानी दोनों के अंतर्गत आएगी समान रूप से। अगला क्वेश्चन है FIR का पूरा नाम बताइए, तो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फुल फॉर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिपीटेड चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सेल कितने प्रकार की होती है, लिखिए दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया सेल 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार की सेल होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, दोस्तों जो स्वेज नहर है वह लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, स्वेज नहर, ठीक है, यह एक नहर है स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली जो हवाएं होती है उनको किस नाम से जानते हैं,
ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली जो हवाएं होती है उनको पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टुंड्रा प्रदेश में पवनें चलती है उनको पछुआ पवन हम कहते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? जो अमेजन घाटी है और जायरे घाटी है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है, जिनसे उनका पालन पोषण चलता है, तो वह कौन से उनके व्यवसाय है? प्रमुख व्यवसाय वह है मत्स्य पालन यानी मछली का पालना, ठीक है, दुग्ध उद्योग दूध का पालन और पशुपालन। ठीक है, ये तीन इनके क्या है? प्रमुख आप कह सकते हैं व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन है आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए, यानी कौन कौन सी होती है आग्नेय शैल? दोस्तों ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, ये दोनों कैसी होती है? आग्नेय शैल होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पैंजिया किसे कहते हैं? पैंजिया किसे कहते हैं? चलिए बता दीजिए। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है, ठीक है, जो भी भूस्खलन के कारण भूखंड निर्मित होता है उसे हम क्या कह देते हैं? पैंजिया कहते हैं। ठीक है, यानी जो भूस्खलन होता है जिसको अर्थक्वेक आप बोलते हैं, उसके आने के बाद भूखंड निर्मित हो जाता है, यानी कुछ मकान सड़कें टूट करके जो भूखंड निर्मित हो जाता है उसे हम पैंजिया बोलते हैं। समझ आई इतनी बातें? और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है। यहाँ से पूछा है दोस्तों, जो बौद्ध सभाएं हैं वो प्रथम और द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई? और ठीक है, यही पूछा गया है कि किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई, किस समय? पूरी चीज आपको बतानी होगी। प्रथम और द्वितीय बौद्ध सभा की यहाँ पर बात की गई है। बौद्ध सभाओं को हम महासंगीतिया के नाम से भी जानते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे महासंगीतिया, बौद्ध महासंगीतिया पूछ ली जाती है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम और द्वितीय की बात करी गई है तो चलिए जान लेते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और स्थल क्या था, यानी कहाँ हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में। और शासक उस समय कौन था दोस्तों? अजातशत्रु हर्षवंश। ठीक है, अजातशत्रु हर्षवंश के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। गाइस, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि ये जो महासंगीतियां हैं इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि मैंने इस चीज के ऊपर एक ट्रिक बनाई हुई है। जो प्रमुख बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, ये 4 हुई थी और चारों का समय, स्थल, शासक यानी किसके समय में हुई, चारों चीजें आपकी चारों बौद्ध संगीति की जो है मैंने आपको ट्रिक से कराई हुई है। हालांकि मैंने वो क्लास आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई थी बौद्ध संगीतियों की, लेकिन मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। जितनी भी प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने उसमें ट्रिक के थ्रू कवर कराई गई है। अब इतना समय तो नहीं है कि मैं उसे दोबारा से आपके लिए फिर से कवर करूं, तो आपको वो क्लास आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। 5-6 मिनट की आपकी बात होगी, ट्रिक से आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, आप ट्रिक से याद कर पाएंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे आपके आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से उनको याद रख पाएंगे, क्योंकि मैंने उसको ट्रिक से बताया है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से को याद कर पाएंगे। चारों की चारों महासंगीति है। यहाँ तो आपकी 2 की बात की गई है, क्या पता आपके एग्जाम में कौन सी पूछ ली जाए, तो आपको चारों याद हो जाएगी। आपको मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ऑलराइट, अब तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास ली। और दोस्तों, आप जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।